हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। आज के इस वीडियो में मैं अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम क्लास 12 का ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो चैप्टर होने वाला है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के क्या होने वाले हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होएगा व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ अ कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटर होता है वो बनता है कैसे, किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है। नंबर 3 कैपेसिटेंस क्या होता है। और नंबर 4 वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस तरह से वो वर्क करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये मेन हमारे पॉइंट्स होने वाले हैं आज के इस वीडियो के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं एग्जाम्स में, डेरिवेशंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, एक शॉर्ट टाइम के लिए हमारी एनर्जी को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। देखो, जिस तरह से हमारी बैटरी होती है ना, आप एक बैटरी से समझ सकते हैं हमारी बैटरी क्या करती है। बैटरी हमारी क्या करती है, हम यूजुअली जिस भी डिवाइस के अंदर अंदर हम बैटरी यूज करते हैं, बैटरी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है और उसको धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिलीज करती रहती है, ठीक है, जब तक हम उसको कंप्लीटली यूज नहीं करते। लेकिन कैपेसिटर और बैटरी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, बैटरी जो होती है हमारी एनर्जी को वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिलीज करती है। यानी अगर हम सपोज हमारे फ़ोन की बैटरी होती है 100%, तो क्या होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत थोड़े टाइम के लिए ही एनर्जी को स्टोर करता है। अगर हम उस एनर्जी को उस टाइम में स्टोर नहीं कर यूज़ नहीं करते ना, तो वो रिलीज हो जाती है। बैटरी में क्या होता है, एनर्जी स्टोर ही रहती है जब तक वो यूज़ नहीं की जाए, लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम के लिए हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दो कंडक्टिंग प्लेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, एक कंडक्टिंग प्लेट ये होती है, ठीक है, और एक कंडक्टिंग प्लेट हमारी ये होती है। इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स को, कंडक्टिंग प्लेट यानी इनमें करंट फ्लो होता है, ये कंडक्टर है हमारी, ठीक है, कंडक्टर ऑफ करंट है, यानी इनमें करंट फ्लो हो सकता है। तो इस तरह से हमारी दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है और उनको एक दूसरे से ना एक स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होती है कैपेसिटर की। इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं ना, यानी इसको सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दोनों प्लेट्स पर इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। अगर मैं फर्स्ट प्लेट की बात करती हूँ और मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देती हूँ ना, तो सेकंड प्लेट पर ऑटोमेटिकली इक्वल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, कैपेसिटर की स्ट्रक्चर होती है। तो कैपेसिटर किस तरह के स्ट्रक्चर से बनता है, उसमें हमारी दो कंडक्टिंग प्लेट्स यूज होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि दो कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं जिनको एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पर रखा जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर हम प्लेट्स ही यूज करें, वो सर्कुलर भी यूज, एक सर्कुलर कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि वो प्लेट ही हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स को एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे प्लेस करने पर जो हमारी डिवाइस बनती है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये बात हो गई हमारी व्हाट इज कैपेसिटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर की। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस कैपेसिटी, यानी कि हमारी डिवाइस की जो एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है ना, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। अब देखो क्या होता है मैं अगर इन दो कंडक्टिंग प्लेट्स की बात करती हूँ, तो अगर मैंने इसको चार्ज दिया क्यू, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, क्यू पॉजिटिव, और इस पर भी क्या आएगा, क्यू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव है, ये क्या है, क्यू पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ कैपेसिटर।
देखो यहाँ एक बात ध्यान देने की है, क्या जो क्यू है वो प्लेट्स का चार्ज है। अगर मैं पूरे कैपेसिटर के चार्ज की बात करती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, टोटल जो चार्ज होगा वो कितना होगा कैपेसिटर का, 0। तो याद रखना एक प्लेट के चार्ज होगा क्यू, लेकिन अगर मैं टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर की बात करती हूँ तो वो 0 होता है, यानी पूरे कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ अलग अलग प्लेट्स का चार्ज होता है। तो अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, इनके बीच में एक दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो ये ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। एक छोटा सा एक और सिंपल हम बात समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो पास वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बन के आया, तो यहाँ तक वो गया ना, तो यहाँ तक जाने में क्या किया उसने, वर्क। ठीक है, क्या किया उसने, वर्क। तो चार्ज को फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट तक ले जाने में हमने जो वर्क किया है वही क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था और वहाँ पे हमने पोटेंशियल भी पढ़ा था। तो पोटेंशियल क्या था, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। तो प्लेट P1 से अगर मैं इसको प्लेट P1 मानती हूँ और इसको प्लेट P2, तो प्लेट P1 से चार्ज को P2 प्लेट तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने में जो हमें वर्क हुआ वो क्या हुआ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका सपोज मैंने माना पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, और V कितना होगा, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। को कैपेसिटेंस, अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करती हूँ, कैपेसिटेंस होता क्या है, तो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी प्लेट का जो चार्ज होगा, किसी भी प्लेट का चार्ज उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसको दूसरी प्लेट पर ले जाने में वर्क करना पड़ेगा ना हमें, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, देन दिस कैन बी इम्प्लाइड Q इज इक्वल्स टू, when I remove proportionality sign, then we will use the constant C. Q is equals to CV and this C is capacitance. तो capacitance क्या होता है, C is equals to Q upon V होता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करती हूँ तो यूनिट होती है इसकी फैरेड। कितनी होती है C की यूनिट, फैरेड। ओके, क्लियर है। तो हो गए 3 टॉप पॉइंट्स हमारे क्लियर। व्हाट इज अ कैपेसिटर, स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर करती है। नेक्स्ट आती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है, कोई भी कैपेसिटर हमारे दो कंडक्टिंग प्लेट से मिलकर बना होता है, उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, थोड़ी डिस्टेंस पर उनको एक दूसरे से रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी एंड C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q क्या होता है, चार्ज ऑफ प्लेट, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, क्या होता है, जो कैपेसिटर क्रिएट किया जाता है इसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, या फिर ये एयर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब देखो कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। मैं मान के चलती हूँ एक मेरी ये प्लेट P1 है कंडक्टिंग प्लेट, और दूसरी कंडक्टिंग प्लेट P2 है। ठीक है, पहले हम प्लेट्स का लेके चलते हैं। तो मैंने क्या किया, प्लेट P1 ये न्यूट्रल है दोनों, प्लेट P1 को एक सोर्स के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं जहां से इसको क्या मिल रहा है, करंट। ठीक है, जहां से इसको पॉजिटिव करंट मिलता है। अब देखो या तो यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकते हैं या फिर यहाँ पे एयर भी हो सकती है। तो क्या होगा, जो हमारा ये है कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है, हमारा फर्स्ट कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या होगा, अब ये चार्ज क्या करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करता है ये सेकंड प्लेट पर जाता है, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जब चार्ज प्लस था तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है हमारा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होगा तो वो डाइलेक्ट्रिक बीच में रहेगा और उसके अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारी वो मटेरियल होती हैं जो एक कंडक्टर तो नहीं होती हैं, बट वो हमारी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करती हैं। तो यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो वो क्या करेगा, हमारी एनर्जी को स्टोर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसको अर्थन कर देते हैं सपोज, ठीक है, अर्थ के साथ, तो देखो यहाँ पे चार्ज आया पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, बट ये क्या होगा, इक्वल बट अपोजिट होगा। तो यहाँ पे तो करंट फ्लो का कोई चांस नहीं है, पॉजिटिव तो आउटवर्ड चलेगा ऐसे, और नेगेटिव क्या होगा, इनवर्ड। तो दोनों ही करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इधर जा रहा है। तो अब जब हम इसको कर देंगे तो अर्थ इसका सारा करंट ले लेगी और ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये वापस सोर्स से करंट लेगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। अब मैं देखो क्या करती हूँ, इसको अर्थ की जगह अगर हम किसी फैन के साथ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर हम किसी मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि सोर्स से करंट गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ जिसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को इकट्ठा किया, स्टोर किया। उसके बाद क्या हुआ, सपोज मैंने इसको यहाँ एक मोटर के साथ या फिर एक फैन के साथ कनेक्ट किया, तो फैन ने क्या किया कि उसे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसने कैपेसिटर से एनर्जी ली और वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब इसने एनर्जी ली तो इसने एज अ अर्थ का काम किया, यानी उससे इसकी पूरी एनर्जी लेगी, तो अब इसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो अब वापस ये क्या करेगा, वापस सोर्स से अपनी चार्ज लेके एनर्जी वापस अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट करता है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो इसमें भी क्या होता है कि अब ये होता क्यों है, हम कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, क्वेश्चन ये आता है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो मैं बात करती हूँ, सपोज ये हमारी मेन लाइन है, ओके, ये हमारे घर की मेन लाइन है हाउस की। तो इस मेन लाइन से जो करंट आएगा, यानी जो एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो फिक्स होगी, है ना। वो तो जितनी भी मेरे हाउस के अंदर डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस के लिए सेम होगी, चाहे वो फैन हो, एसी हो, कूलर हो, मोटर हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, मेन लाइन से आने वाली एनर्जी हमारी सेम रहती है। अब क्या होता है, देखो फैन को स्टार्ट करने के लिए हमें अलग एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहीं अगर मैं एक बल्ब को स्टार्ट करती हूँ तो उसके लिए अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो देखो कैपेसिटर क्या करेगा, हर डिवाइस के अंदर कैपेसिटर उसकी ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो मेन लाइन से तो सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, तो वो क्या करेगी, वो हमारे हर डिवाइस के अंदर जाएगी। अब किसी डिवाइस को सपोज अगर मैं मानती हूँ इससे 6 वोट हमारी एनर्जी आ रही है, हो सकता है मोटर को 10 वॉट की ज़रूरत हो, या फिर बल्ब को सिर्फ 2 वॉट की ज़रूरत हो, फैन को 8 वॉट की ज़रूरत हो सकती है। तो 6 वॉट में तो किसी का भी काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी डिवाइस खराब हो सकती है, क्योंकि इसको 10 वॉट की ज़रूरत है स्टार्ट होने के लिए मोटर को, लेकिन इसको मिल कितनी रही है, सिर्फ 6 वॉट मिल रही है, 4 वॉट काम है। वहीं बल्ब को स्टार्ट होने के लिए सिर्फ 2 वॉट की ज़रूरत है, लेकिन उसको 6 वॉट मिल रही है, यानी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, इस एनर्जी को, हर डिवाइस के अंदर क्या होता है, अलग अलग कैपेसिटर, उसकी ज़रूरत के हिसाब से कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, वो सिर्फ उतनी ही एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा जितनी उस डिवाइस को चलाने के लिए हमें ज़रूरत है। यानी एक मोटर को जितना चलाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी ये कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और जैसे ही हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो 2 वॉट या फिर 10 वॉट उसको दे देता है और हमारी डिवाइस स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हम एक तरह से बोल सकते हैं इसका बेनिफिट। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं इसका बेनिफिट, कि हमारी डिवाइसेस को खराब होने से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइप्स, नंबर 1 आता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, देखो इस कैपेसिटर में हमारे जो कंडक्टर होता है
वो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनको एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है। तो इस तरह से हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। ठीक है, नंबर 2 होता है हमारा स्पेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? स्पेरिकल कैपेसिटर, देखो स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो स्पेरिकल फॉर्म में होता है और एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के अंदर होता है। जैसे कि सपोज मैं इसको मान लेती हूँ, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर इसके अराउंड होता है। ठीक है, नंबर 3 आता है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी ये होता है, इसमें भी हमारे दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है, एक स्मॉल साइज में एक लार्ज साइज में। तो जो स्मॉल साइज में जो होता है ना कि सिलेंडर, वो लार्ज साइज के सिलेंडर के इनसाइड फिट होता है। ऐसे देखो, सपोज ये स्मॉल साइज का है, ठीक है, और इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, एक लार्ज साइज का होगा जिसके अंदर ये हमारा स्मॉल कैपेसिटर होता है, स्मॉल कंडक्टर होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं। अब इनका जो कैपेसिटेंस है वो किस तरह से क्या चेंज होता है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो जैसे कि हमने पढ़ा मोटर और फैन को चलाने के लिए हमें कैपेसिटर की क्यों जरूरत पड़ी है, ताकि हमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सके जिससे वो स्टार्ट होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है हमारी जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारा जो करंट आता है, जो हमारी मेन लाइन में जो आउटर लाइन से करंट आता है, वो कई बार फ्लक्चुएट करता है। तो अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो यानी डिवाइस के अंदर भी फ्लक्चुएट करेगा, और जब वो डिवाइस के अंदर भी फ्लक्चुएट करेगा तो क्या होगा होगा हो सकता है हमारी डिवाइस डैमेज हो सकती है। ठीक है, कभी करंट कम हो रहा है, कभी ज्यादा। कैपेसिटर क्या कर रहा है, उस फ्लक्चुएशन को पीछे कर रहा है और एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके आगे डिवाइस को दे रहा है, यानी डिवाइस के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है कैपेसिटर की वजह से। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिवाइसेस हमारी ऐसे होती हैं, जैसे कि हमारी काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, जो जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है, तो उसके अंदर जो होता है ना डीसी करंट फ्लो होता है, और डीसी करंट को फ्लो करने के लिए ये जो कैपेसिटर है ना वो एक पर्टिकुलर यानी कंटिन्यूस करंट उसको देता है, ताकि हमारी वो डिवाइस डैमेज ना हो। तो मेनली हम क्या बोल सकते हैं, यूज जो होता है इसका मेनली डिवाइस को डैमेज करने से बचाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट टू व्हाट इज कैपेसिटर और इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं उनका कैपेसिटेंस कितना होता है, किस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।